जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद आपके अंदर की इंसानियत पूरी तरह से झकझोर जाएगी। कहानी के एंड में आपको एहसास होगा कि इंसानी रिश्ते किस हद तक नीचे गिर सकते हैं और कैसे एक कुंठित मानसिकता एक माँ को हैवान बना सकती है। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है एना मारिया कैडोना नाम की एक 29 साल की औरत से। एना मारिया कैडोना का जन्म 26 नवंबर 1961 को क्यूबा में हुआ था। एना मारिया कैडोना एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लेकिन एना के बहुत बड़े सपने थे जिनको वो क्यूबा में रहकर पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए एना क्यूबा से सीधा अमेरिका आ गई और वो अमेरिका के मियामी में रहने लगी। मियामी में रहकर एना छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगी और कुछ वक्त के बाद एना की मुलाकात मियामी के एक वेल नोन ड्रग डीलर से हुई जिसका नाम था फिदेल फिग्योरा। कुछ ही वक्त के अंदर एना और फिदेल को एक दूसरे से प्यार हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से एना और फिदेल को 3 बच्चे हुए और तीनों ही बच्चे लड़के थे। अगर एना और फिदेल इंडिया में होते तो इन्हें शायद सबसे ज्यादा भाग्यशाली कपल माना जाता। खैर, एना और फिदेल के सबसे बड़े बेटे का नाम था प्यूंटे कैडोना, दूसरे बेटे का नाम था ताहिमी कैडोना और सबसे छोटे बेटे का नाम था लेजेरो फिग्योरा। जब एना और फिदेल का तीसरा बेटा 18 सितंबर 1987 के दिन पैदा हुआ था, उसके ठीक 2 दिन के बाद एना का हस्बैंड मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मरा हुआ पाया गया था और उसकी मौत का राज कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया। फिदेल की मौत के बाद एना बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगी क्योंकि एक तो उसका पति मर चुका था और अब तीनों बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। अब जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद एना ओलिविया गोंजालेज नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गई। एना खुद को एज अ बाइसेक्सुअल डिफाइन करती थी, मतलब उसका इंटरेस्ट लड़कों में भी था और लड़कियों में भी था। उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता था कि उसको किस मौसम में किसकी जरूरत है। वेल, मुझे इस टॉपिक को ज्यादा एलोबरेटली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। 2 नवंबर 1990 के दिन फ्लोरिडा पावर एंड लाइट कंपनी के एम्प्लॉयज को मियामी बीच पर झाड़ियों में छुपी हुई एक बच्चे की लाश मिली। वो बच्चा इतना ज्यादा पतला था कि उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक बच्चे का कंकाल हो और उस पर वैसे खाल पहना दी गई हो। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चा कितना ज्यादा मलनशिष्ट होगा। उस बच्चे की दाएं आंख पर चोट का एक बड़ा सा निशान था जिसको देखकर साफ था कि किसी ने इंटेंशनली उस बच्चे की आंख पर जोरदार वार किया है। जब पुलिस वहां पर आई और उस बच्चे की लाश को अपने कब्जे में लेकर उसकी ऑटोप्सी परफॉर्म की गई तो पता चला कि उस बच्चे की उम्र यही कोई 3 साल के आसपास रही होगी और उस बच्चे का वजन महज 18 पाउंड था, यानी कि महज 8 किलो के आसपास था। वही 3 साल के एक हेल्दी बच्चे का वजन कम से कम 18 से 20 किलो के आसपास होता है। ऑटोप्सी से ये भी पता चला कि उस 3 साल के बच्चे के दिमाग के कॉर्पस कोलोसम नाम के एरिया पर ताजा जख्म का निशान था और ये जख्म उस बच्चे के मरने के कई घंटों पहले हुआ था। और ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स ने वुंड की सीवियरिटी को देखकर अंदाजा लगाया कि इस बच्चे के ऊपर किसी भारी डंडे या फिर बेसबॉल के बैट से अटैक किया गया होगा और जिसने भी ये किया है उसने पूरी जान लगाकर इस बच्चे के सर पर वो डंडा या बेसबॉल का बैट मारा होगा। उस बच्चे की बॉडी की जांच करके पता चला कि उसको कई दिनों तक भूखा रखा गया था और इस दौरान उसको खूब पीटा भी गया था। उसके कई सारे दांत टूटे हुए थे जिनको देखकर साफ था कि किसी ने उस बच्चे के मुंह पर इतने जबरदस्त वार किए थे कि उसके दांत टूट गए थे। उस बच्चे की कई सारी हड्डियां टूटी हुई थी और उसकी पीठ पर बैट सोर्स पड़ गए थे जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे को काफी लंबे वक्त के लिए बैट से बांध कर रखा गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बच्चे के डायपर में कई दिनों के उसके फीसेस जमे हुए थे, यानी कि उस बच्चे की पॉटी उसके ही डायपर में कई दिनों से कलेक्ट हो रही थी और उसको यही डायपर पहनाकर रखा गया था। वो बच्चा बुरी तरह से मलनशिष्ट था, उसको सीवियर एनीमिया था और उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड थी, मतलब उस बच्चे ने कई दिनों से पानी तक नहीं पिया था। उस बच्चे की बॉडी पर बहुत सारे ब्रूसेस और स्कार्स थे जिनको देखकर साफ पता चल रहा था कि इस बच्चे को काफी लंबे वक्त से टॉर्चर किया जा रहा है। मेडिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग उस बच्चे को कम से कम 18 महीनों तक टॉर्चर किया गया था। मेडिकल डेटा के अकॉर्डिंग उसका बायां हाथ तोड़ा गया था और उस पर कोई प्लास्टर वगैरह नहीं चढ़वाया गया था, जिस वजह से उस बच्चे का हाथ परमानेंटली 90 डिग्री के एंगल पर सेट हो गया था। उस बच्चे की बॉडी के मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर ब्रूस हैमा के अकॉर्डिंग उस बच्चे के साथ काफी लंबे वक्त तक फिजिकल असॉल्ट किया गया था और उसको काफी लंबे वक्त तक भूखा रखकर उसका लगभग रोजाना गला दबाया जाता था। उस बच्चे ने जितना कुछ झेला था उसको इमेजिन कर पाना भी एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। उस बच्चे ने अपनी जिंदगी की एक शॉर्ट लाइफ स्पेन में जो नर्क भुगता था उसके बारे में सोचकर ही मेरी नींद उड़ जाती है। आखिर भला कोई क्यों किसी बच्चे के साथ ऐसा टॉर्चर करना चाहेगा? आखिर ये सारी दरिंदगी करके किसी को क्या मिल गया होगा? यही सवाल मियामी अथॉरिटीज के दिमाग में उठ रहा था, लेकिन अभी तक किसी के पास भी उस बच्चे की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। इसलिए मीडिया ने इस बच्चे को नाम दिया बेबी लॉलीपॉप,
ये नाम मीडिया ने उस बच्चे को इसलिए दिया क्योंकि जो शर्ट उस बच्चे ने पहन रखी थी उसके ऊपर लॉलीपॉप का डिजाइन बना हुआ था, और ये केस बेबी लॉलीपॉप मर्डर के नाम से फेमस हुआ। ये बेबी लॉलीपॉप मर्डर कई दिनों तक अनसॉल्व रहा, लेकिन अभी तक पुलिस के पास इस बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मियामी बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी और इस केस को कई सारे डिटेक्टिव्स कवर करने लगे। उन लोगों ने मियामी में डोर टू डोर कैंपेन चलाया और लोगों के घरों पर जाकर इंग्लिश और स्पेनिश में उनसे बात करके उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करे। पुलिस को शुरुआत में बहुत सारी लीड्स मिली, लेकिन वो सारी लीड्स मिसलीडिंग थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद पुलिस के हाथ एक सटीक इन्फॉर्मेशन लगी और पुलिस के हाथ में अब उस बच्चे की पहचान थी। पुलिस को पता चला कि इस बच्चे का नाम है लेज़ेरो फिगुरा, सन ऑफ एना मारिया कैडोना एंड लेट फिदेल फिगुरा। पुलिस को पहले एना पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के सामने एना बहुत रोग आ रही थी कि उसकी औलाद के साथ यह हैवानियत किसने कर दी। तो पुलिस ने सोचा कि चलो माना कि इसके बच्चे के साथ किसी और ने हैवानियत करी होगी, तो फिर इसने पुलिस में जाकर इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करी। और अगर इसके बच्चे को किडनैप करके किसी ने उसके साथ ये सब कुछ किया है तो फिर भी इसको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। इसलिए पुलिस को लेज़ेरो के टॉर्चर एंड मर्डर में एना का हाथ होने का शक होने लगा। पुलिस ने जब एना के मोहल्ले वालों से पूछा कि एना का रिलेशन अपने बच्चों के साथ कैसा था, तो मोहल्ले वालों ने बताया कि एना अपने सबसे छोटे बेटे लेज़ेरो को बहुत ही बुरी तरह से पिटा करते थे और वो कहीं ना कहीं अपने पति फिदेल की मौत का जिम्मेदार अपने बेटे लेज़ेरो को मानते थे। उसका सोचना था कि लेज़ेरो के जन्म के 2 दिन के बाद उसके पति की मौत हो गई, इसका मतलब उसका बेटा लेज़ेरो उसके लिए एक अनलकी चाइल्ड है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक माँ के लिए उसका बच्चा अनलकी कैसे हो सकता है। फिदेल फिगुरा एक ड्रग डीलर था, वो जुर्म की दुनिया से जुड़ा हुआ था। वो जिस बिजनेस में था उसमें किसी की जान लेना बेहद ही आम बात है। तो हो सकता है कि किसी ने फिदेल को मार दिया हो या फिर उसकी मौत की कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन उस मासूम बच्चे से एना अपने पति की मौत को कनेक्ट करती थी। पता नहीं कैसी पागल औरत थी। पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर एना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंटेरोगेशन में एना पहले तो बातों को काफी घुमाती रही, लेकिन एंड में एना टूट गई और उसने पुलिस से कहा कि उसने अपने बेटे को नहीं मारा है, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया गोंजालेस ने उसके बेटे को मारा है। उसने कहा कि ओलिविया गोंजालेस लेज़ेरो को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती थी, और जब एना ओलिविया को लेज़ेरो को टॉर्चर करने से मना करती थी तो ओलिविया एना को भी मारा करती थी, जिस वजह से परेशान होकर एना ने कोकेन कंज्यूम करना शुरू कर दिया और उसने खुद को पूरी तरह से नशे की दुनिया में डुबो लिया। लेकिन जब पुलिस ने ओलिविया गोंजालेस को गिरफ्तार करके उससे इंटेरोगेशन करी तो उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। ओलिविया ने पुलिस से कहा कि देखिए, मैं मानती हूँ कि लेज़ेरो को मैंने भी टॉर्चर किया है, लेकिन मैंने कभी भी लेज़ेरो को डायरेक्टली टॉर्चर नहीं किया, बल्कि मैंने लेज़ेरो को टॉर्चर करने में एना का साथ दिया था। ओलिविया के अकॉर्डिंग मूल रूप से एना ने ही लेज़ेरो के साथ टॉर्चर किया था। साल 1992 में एना और ओलिविया पर लेज़ेरो के मर्डर और टॉर्चर के चार्जेस पर ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान एना कोर्ट रूम में चिल्ला ओलिविया को मर्डर और मॉन्स्टर कह रही थी। एना ने कहा कि मैं मजबूर थी, मेरे पति की मौत के बाद मेरे पास खाने तक के रुपए नहीं थे, और मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ओलिविया ने मुझे खाने और शेल्टर के एक्सचेंज में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स किया। एना के डिफेंस अटॉर्नी स्टीवन यर्मिश का कहना था कि एना एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में थी और वो इस रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी। पता नहीं कैसी जरूरतें थी जिसके लिए एना ने अपने मासूम से बच्चे की बलि दे दी। वहीं ओलिविया ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि अक्टूबर के आखिरी दिन एना लेज़ेरो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, और जब उसने लेज़ेरो से अपने डायपर उठाकर लाने के लिए कहा तो बेचारा लेज़ेरो धीरे धीरे चलकर अपने डायपर उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इन लोगों ने उसको इतना टॉर्चर किया था कि उसके शरीर में अब जान ही नहीं बची थी। लेकिन फिर भी वो बच्चा डर के मारे किसी तरह अपना डायपर उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन एना को लेज़ेरो पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने लेज़ेरो के धीरे धीरे चलने के कारण ही उसके सर पर अपनी पूरी जान से बेसबॉल का बैट दे मारा, और उसी वक्त लेज़ेरो का सर बीच में से खुल गया। ओलिविया ने आगे कहा कि लेज़ेरो के सर में एक बड़ा सा होल हो गया था और उसमें से बहुत सारा खून बह रहा था, और ओलिविया ने अंग्रेजी में कहा that the wound started bleeding and bleeding and bleeding and then I put mercury on it and I applied a plastic band। साल 1992 में ट्रायल में ओलिविया प्रोसिक्यूशन की तरफ हो गई, जिसके एक्सचेंज में प्रोसिक्यूशन ने ओलिविया के ऊपर से फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस हटाकर उसके ऊपर सेकंड डिग्री मर्डर के चार्जेस लगा दिया और उसको 40 सालों की सजा सुना दी गई। लेकिन वहीं एना को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी माना गया और साथ में उसके ऊपर चाइल्ड अब्यूज के चार्जेस भी साबित हो गए थे, और एना को कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। साल 2002 में एना की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन टीम ने ब्रेडी वॉयलेशन किया था। असल में ब्रेडी वॉयलेशन उस सिनेरियो को बोला जाता है जिसमें प्रोसिक्यूशन टीम उस इंसान के सपोर्ट में एविडेंस दिखाने में नाकाम रहती है जिसको दोषमुक्त किया जाता है, या फिर पिछले चार्जेस के अकॉर्डिंग उस पर इस बार कम चार्जेस लगाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन टीम ने एना की डिफेंस टीम को ओलिविया गोंजालेस का इंटरव्यू नहीं लेने दिया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने एना को एक सेकंड ट्रायल का मौका दिया। एना का सेकंड ट्रायल साल 2010 में शुरू हुआ था, और सेकंड ट्रायल में ग्लोरिया पाई नाम की एक मेंटली चैलेंज लड़की ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने लेज़ेरो को मियामी बीच पर दीवार के पार फेंका था।
अब एना की डिफेंस टीम के लिए ग्लोरिया पाई का ये कबूलनामा एक ऐसा बहाना बन गया था जिसके जरिए वो लोग एना की मौत की सजा को माफ करवा सकते थे। और आगे चलकर ट्रायल के दौरान ग्लोरिया पाई पीछे दिए गए अपने बयानों से पलट गई और उसने कहा कि वो पहले कभी भी लेज़ारो फिगुएरा से नहीं मिली थी। उसने बस खबरों में लेज़ारो की मौत के बारे में सुना था। अब जाहिर सी बात थी कि ग्लोरिया पाई मेंटली चैलेंज थी, इसलिए उसके किसी भी बयान को सीरियसली नहीं लिया जा सकता था। जूरी ने ग्लोरिया के कन्फेशन की बारीकी से जांच करने के लिए कहा। हालांकि जूरियर्स ने बाद में ग्लोरिया की टेस्टिमनी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके दिए गए बयान के समर्थन में पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिला था जो ये साबित करता हो कि लेज़ारो कभी ग्लोरिया के कांटेक्ट में था। स्टेट प्रोसिक्यूटर पोल्टर ने एना की डिफेंस टीम से ग्लोरिया के कन्फेशन के रिगार्डिंग कहा कि आपकी ये कोशिश पूरी तरह से केस से ध्यान भटकाने वाली स्ट्रेटेजी है। साल 2011 में जूरियर्स ने फिर से एना को गिल्टी माना और उसको दोबारा मौत की सजा सुनाई गई। जूरी ने कहा कि आप चाहे कितना भी सबूत और गवाहों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर लें, लेकिन सच हमेशा सच ही रहता है। जज रिमेटो डियाज ने एना से कहा कि एना मारिया कॉर्डेना, आपने अपने बेटे लेज़ारो को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था कि उसकी जान चली गई। आपकी इन हरकतों की वजह से आपने जीने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। एना ने 17 साल डेथ रो में बिताया और 17 साल के बाद एना की मौत की सजा को साल 2017 में उम्र कैद में बदल दिया गया। एना के डिफेंस लॉयर स्टेफन यर्मिश ने कहा कि माना एना एक बहुत बुरी माँ थी, उसने अपने बेटे को फिजिकल टॉर्चर भी किया होगा, लेकिन उसने अपने बेटे को नहीं मारा था। जब एना की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया था तब प्रिसाइडिंग जज मिगुएल डेला ने एना को रिमार्क करते हुए कहा कि ऐसे बहुत से जंगली जानवर हैं जो अपने बच्चों के लिए उससे कहीं ज्यादा प्यार और सहानुभूति रखते हैं जो आपने अपने बच्चे लेज़ारो के लिए दिखाई। वहीं एना का सबसे बड़ा बेटा जोआन प्यूएंटे है जो कि साल 2018 में 37 साल का हो चुका था। उसकी मौत गल्फ करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में 10 साल की सजा सर्व करने के दौरान हो गई। वैसे बड़ी कमाल की बात है कि जोआन प्यूएंटे साल 2010 में अपनी मां एना के पक्ष में गवाही देने के लिए आया था और उसने कहा था कि उसकी मां बेकसूर है, उसको छोड़ दिया जाए। वेल कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एना ने अपने बेटे लेज़ारो के साथ वो व्यवहार किया था जिसको करने के बारे में शायद दुनिया का बुरा से बुरा इंसान भी नहीं सोच सकता है। जानवर भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एना तो फिर भी इंसान थे। लेज़ारो को टॉर्चर करते वक्त क्या उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे होंगे? क्या उसको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ होगा कि लेज़ारो उसकी खुद की औलाद है जिसके साथ वो ये हैवानियत कर रही है? खैर ये सवाल ही शायद उस शख्स से पूछना बेमानी है जिसने अपने अंदर के इंसान को ही मार दिया हो। आखिर उस 3 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो उसको जीते जी एक नर्क भोगना पड़ा? हो सकता है कि लेज़ारो आगे चलकर एक अच्छा इंसान बनता। पूरी पॉसिबिलिटी थी कि वो एक अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा बेटा और अच्छा दोस्त बन सकता था, लेकिन उससे हर संभावना को जीने का अधिकार उसकी खुद की माँ ने छीन लिया था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।